तो चलिए आज की क्लास में हम लोग समझते हैं साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कोशिकाओं के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं उसे ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो बात आती है कि आखिर ये कोशिका होती क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब ये हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होगी जो अपने सारे काम खुद से कर लेगी और इसी से हमारा पूरा का पूरा शरीर बना होता है। आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर ये कोशिका होती क्या है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका की खोज किसने किया। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इन्होंने क्या है कि मरी हुई कोशिका खोज दी थी। अब खोजी किसमें थी, तो इन्होंने क्या किया था कि एक लकड़ी का कॉर्क ले लिया था। कॉर्क मतलब आप नॉर्मल समझिए तो एक लकड़ी का ढक्कन ले लिया था और उसी ढक्कन को उन्होंने क्या किया कि माइक्रोस्कोप से जूम करके जब देखा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल दिखे, तो उन्होंने उसी को कोशिका कहा था। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा कि कोशिका की खोज सबसे पहली बार किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये कैसी कोशिका खोजा था, तो इन्होंने मरी हुई कोशिका खोजी थी। और किसमें खोजी थी, तो एक लकड़ी के कॉर्क में खोजी थी। उसके बाद में क्या हुआ ना कि एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे, नाम था उनका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया कि जीवित कोशिका की खोज की। तो क्वेश्चन दो तरीके से बन जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आप आंसर मारेंगे कि रॉबर्ट हुक ने किया था। अब ध्यान से समझिए, चाहे जीवित हो और चाहे मरी हुई कोशिका हो, दोनों है तो कोशिका ही। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका किसने खोजा, तो ऑप्शन आप लगा दीजिएगा रॉबर्ट हुक ने खोजा। लेकिन यदि आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो वहां पे आपको आंसर देना है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। अब बात यह आती है कि आखिर इन्होंने कैसे खोज दिया। तो ध्यान से समझिए, इनका मतलब कोई उद्देश्य नहीं था कि हम खोज करेंगे। ये क्या था कि एक सुबह उठे थे सो करके और अपने दांतों को खुरच करके देख रहे थे। तो इन्होंने अपने जब दांतों को खुरचा तो इन्हें एक व्हाइट कलर का मतलब अपने नेल्स पे एक पेस्ट देखने को मिला। तो बाद में क्या किया इन्होंने कि इसी पेस्ट को ले जाकर के और माइक्रोस्कोप से जूम करके जब देखा तो इसमें कुछ हलचल सी, मूवमेंट सी देखने को मिली। तो उन्होंने इसी को बैक्टीरिया कहा, और बैक्टीरिया भी एक तरह से कोशिका ही होती है। ठीक, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। और किसके द्वारा किया, तो बैक्टीरिया के द्वारा किया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है, आगे आपको बताएंगे। ठीक, अब ये तो विश्व स्तर की बात हो गई। अगर भारत में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में कोशिका विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, तो आनंद कुमार शर्मा जी को कहते हैं। आनंद कुमार शर्मा जी ने ये कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया था, इसीलिए इनको भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जर्मनी के दो वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने क्या किया कि कोशिका का सिद्धांत दिया और इस कोशिका के सिद्धांत में उन्होंने बताया चाहे पेड़ पौधे हो और चाहे मानव, सबके सब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के ही बने हैं। मतलब इनका पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना है, तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से आप घर बनते हुए देखे होंगे तो घर में सबसे पहले क्या लगता है, ईंट लगता है। उसी तरह से जब भगवान को हमारा शरीर बनाना था या पेड़ पौधे बनाने थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या लगाया, तो कोशिका लगाई। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ईंट को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो दीवार बन जाता है। उसी तरह से जब हम एक जैसी कोशिकाओं को ले जाकर के मिला देते हैं तो ऊतक यानी टिश्यू बन जाता है। ठीक, अब दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, कमरा, और कमरे को आगे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो घर बन जाएगा। घर जब बन जाता है ना तभी कोई ना कोई चीज कंप्लीट कहलाती है। उसी तरह से जब ऊतक को आगे बढ़ाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन यानी अंग बनता है। जैसे आंख, नाक, कान, हमारा हार्ट, लंग्स, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब के सब ऑर्गन होते हैं। और जब इन ऑर्गन्स को ले जाकर के एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाता है, शरीर बनता है, यानी पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। तो हमारी बॉडी आखिर किससे बनी है, तो कोशिका से। मतलब इसकी यूनिट या इकाई क्या कहलाएगी, तो कोशिका। और घर की यूनिट क्या कहलाएगी, तो ईंट कहलाएगी। घर में लगने वाला सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, तो ईंट होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में लगने वाला सबसे छोटा हिस्सा क्या है, तो कोशिका है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे समझाते। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि हमारी जो नई कोशिका बनेगी वो अपनी पुरानी कोशिका से ही बनेगी। ठीक, इसी को हम लोग
पुनर्निर्माण कहते हैं या रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक, मतलब हमारी, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा एक मार्कर है, तो इस मार्कर से ही हमारा नया मार्कर बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, तो ये जब हम आगे आपको सेल डिवीजन बताएंगे वहां पे आपको बताएंगे कि इसी में सेल डिवाइड होकर के 1 से 2 सेल बनेगी। ठीक, आगे का चैप्टर होता है, वहां पे समझना होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाता है, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो पूरी ओवरऑल पृथ्वी पे पूछा जाएगा, और एक बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो मानव में भी पूछा जाएगा, क्योंकि मानव भी किससे मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो अगर ओवरऑल की बात करते हैं, मतलब इस पूरी पृथ्वी पे बात करेंगे, तो ओवरऑल में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, यानी ऑस्ट्रिच के एग की होती है। कितना होता है, तो 170 mm का होता है। ठीक, 170 mm, और अगर अंडा आप नॉर्मल, ये शुतुरमुर्ग का अंडा आप अगर देखेंगे तो उसका वेट लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। ठीक है ना, तो और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और अगर बोलेगा सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया की होती है। बैक्टीरिया हमको आंखों से देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, बैक्टीरिया कोई भी इंसान अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। लेकिन बैक्टीरिया एक पूरी की पूरी फैमिली होती है। तो बात आती है कि इस बैक्टीरिया फैमिली में भी सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो इस बैक्टीरिया फैमिली में सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है ये सबसे छोटी सेल होती है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये तो ओवरऑल में हो गया। अब बात आ जाती है मानव में। तो जब मानव में आ जाएगा तो मानव में अगर सबसे बड़े कोशिका की बात करेंगे तो ये फीमेल का ओवम या फीमेल का एग होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो मानव में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, फीमेल का ओवम या फीमेल का एग सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटा अगर मानव में बोलेंगे तो मानव में सबसे छोटा मेल का स्पर्म होता है। ठीक, जिसको हम लोग शुक्राणु भी कहते हैं। मेल के स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु भी कह देते हैं। ठीक है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो जाएगी, तो फीमेल का ओवम हो जाएगा। और मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होगी, तो मेल का स्पर्म हो जाएगा। अब छोटी और बड़ी तो हो गया। अब बात आती है कि सबसे लंबी कोशिका कहां की होगी, तो मानव का जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन बेसिकली ब्रेन में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इस न्यूरॉन की जो सेल होती है ये सबसे लंबी सेल होती है। हालांकि जब आपको हम ब्रेन या नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बता देंगे ऐसे न्यूरॉन सेल लंबी होती है। इधर लास्ट में ऐसे धागे के समान निकले हुए कुछ ऐसे आपको संरचनाएं देखने को मिलेगा, और इधर भी कुछ संरचनाएं कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक, तो ये यही न्यूरॉन सेल कहलाती है। समझ में आया कि नहीं। तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है। आप नॉर्मल ही समझिए ना, तो आपका यहां पे हमारा न्यूरॉन सेल होती है, और यहां से लेके पूरा पैर तक हमारी बॉडी कनेक्ट रहती है। इसको कनेक्ट करके कौन रखता है, जैसे आपके पैर में हम ले जाके कील चुभा दें तो वो आपके ब्रेन को कौन बताएगा, तो यही न्यूरॉन सेल ले जाकर के बताएगी। ठीक, तो यहां से लेके पूरी कनेक्ट रहती है, इतनी लंबी होती है की होती है। तो कोशिका मेनली 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा प्रकार होता है यूकैरियोटिक। अब ध्यान से समझिएगा, प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है कि प्रारंभिक, और कैरियोट का मतलब क्या हो जाएगा, तो केंद्रक हो जाएगा। मतलब इसका जो केंद्रक होगा वो प्रारंभिक अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, तो प्रारंभिक अवस्था में। और प्रारंभिक अवस्था में है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो ये केंद्रक है वो पूरी तरह से क्या है, विकसित नहीं है। मतलब क्या है, अविकसित या अल्प विकसित है। ठीक, जबकि यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। ठीक, तो इसका केंद्रक क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, तो विकसित होगा। अब ध्यान से समझिएगा, केंद्रक जो होता है ना, इसी के अंदर हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। मतलब हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे आने वाला बच्चा किस तरह से होगा, ये इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे केंद्रक के पास में ही होता है। अब ध्यान से समझिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव में तो ये केंद्रक क्या है, अल्प विकसित है, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं है। हम लोगों में पूरी तरह से विकसित है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन होंगे वो पूरी अच्छी तरीके से आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, जबकि इसमें पूरी अच्छे तरीके से ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो इससे जो आने वाली मतलब इसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे ये कोरोना वायरस बैक्टीरिया
जितने भी छोटे जीव होंगे वो सब के सब क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होंगे, तो प्रोकैरियोटिक। और इनका केंद्र क्या होता है, अविकसित होता है। मतलब यह है कि जब इनकी आने वाली पीढ़ी आगे आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जाने में छूट जाएगा, जिससे इनमें चेंजिंग देखने को मिलेगी। ठीक, तो यही चेंजिंग को हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अभी कोरोना के कम से कम 60 से अधिक वेरिएंट आ गए हैं, जिसमें भारत में एक नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन। ठीक, अभी उतना ज्यादा तो खतरनाक नहीं है, इसके पहले भी कई सारे आ गए थे। ठीक, तो वो चेंजिंग क्यों आ रही है, क्योंकि इसका जो केंद्रक है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं है। अगर यही केंद्रक पूरी तरीके से विकसित होता तो जैसे हमारा बच्चा होता है आने वाली पीढ़ी में उसी तरह होता है जिस तरह हम रहते हैं। ठीक, अब जैसे हम इंसान है तो हमारे आने वाला बच्चा भी कैसा होगा, इंसान की तरह ही होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कुत्ता बन जाएगा या जानवर कुछ भी बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी तरह ही हमारे आने वाली पीढ़ी होगी। ठीक, तो यही चीज ये किस पे डिसाइड करता है, तो ये केंद्रक पे डिसाइड करता है। तो हमारे हिसाब से आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। आगे इसकी कोशिकाओं की संरचना के बारे में इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कोशिका आखिर बनती कैसे है, उसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो ये आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, आगे और भी वीडियोस आपको मैथ रीजनिंग सारी के मिलते रहेंगे। ठीक, इतना आप रिवाइज करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।